आज से हम लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पीरियोडिसिटी। 2 चैप्टर्स हमने केमिस्ट्री के ख़त्म कर लिए हैं। अब मेरे हिसाब से तुम कंफर्टेबल हो गए होगे अपने काम करने के पैटर्न में, तो अब थोड़ा सा हम लोगों की फ्रीक्वेंसी और अमाउंट ऑफ स्टडीज़ एक दिन में हम लोग कैसा इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन अभी एक जो बहुत ही ज़रूरी सूचना है जो तुम लोगों को मुझे बतानी है, वो ज़रूरी सूचना ये है कि मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ पीरियोडिसिटी आज पढ़ाना, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों को शुरू से शुरू करूँगी। कि मतलब हाउ डू यू कैलकुलेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ डू यू कैलकुलेट वैलेंसी, ठीक है, या फिर हाउ डू यू व्हाट डू यू मीन बाय डबल ईयर ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, मैंडलीव के ड्रॉबैक्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थे, मेरिट्स क्या थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, या फिर किसी को अगर यही नहीं पता है कि एल आई का मतलब क्या होता है, एन ए का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली आप लोगों के बेसिक्स मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि ये सारे बेसिक्स 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। अभी अभी 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देकर आए हो, चैप्टर्स को रट्टा मारे हो, तो एक बार फिर से पढ़ लो, वहाँ पर जाकर चीज़ों को समझ लो। 10वीं क्लास की चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर मैं इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करूँगी तो मेरा 1 या 2 दिन निकल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बदले में हम वो काम कर लेंगे करके जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है। अब मुझे पता है कि तुम लोग जितने भी क्वांटिटी में हो करके उनमें से मैक्सिमम लोगों को चीज़ें भूली हुई नहीं है और उनको चीज़ें याद है करके जो 10th में सिखाई गई हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्लासिफिकेशन सीखना है कि आप लोगों का एलिमेंट्स जो है पीरियोडिसिटी में वो किस तरीके से पहले तो क्लासिफाई किए गए, क्यों क्लासिफाई किए गए, किसने क्लासिफाई किए गए, और क्लासिफाई करने से हमें क्या मिला। तो क्लासिफाई करने से हमें क्या मिला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। उसमें हम वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोग 9th मतलब 10th स्टैंडर्ड में आप नहीं पढ़ पाए थे, और किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, ये वाली सारी बातचीत आप ऑलरेडी 10th में कवर करके आए हो। सो मैं जस्ट एक क्विक रिवीजन दे दूंगी। अब मेरे हिसाब से तो ये क्विक है, हो सकता है तुम में से किसी और के लिए ये अभी भी एक स्लो स्पीड हो लाइक अ स्नेल, बट मेरे अकॉर्डिंग ये स्पीड है। बिकॉज अगर मैं उन लोगों के बारे में सोचूं कि नहीं यार, किसी बेचारे को तो वैलेंसी निकालनी भी नहीं आती होगी, किसी बेचारे को तो कैटायन और एनायन भी नहीं आता होगा, तो दैट्स नॉट गुड ना। फिर ऐसे में आप 9th और 10th स्टैंडर्ड पढ़ो, एक बार उन लोगों के वीडियो जाके देखो, वहाँ से तुम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले जब आपकी दुनिया में आप लोगों के पास एलिमेंट्स आना शुरू हो चुके थे, तो हम लोगों के पास जो सबसे पहला इंसान था, ठीक है, जिसने आप लोगों के एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का काम शुरू किया, वो था आपका लेविसियर। ठीक है, ये थे जिन्हें हम लोग फादर ऑफ काफ़ी हद तक केमिस्ट्री भी कहते हैं शायद, ये बात मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये जो लेविसियर थे, जो जिनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री, इन्होंने काफ़ी एक्चुअल में काम किया है करके आप लोगों का एक बुक भी लिखी थी इन्होंने, ठीक है। और उसके अलावा फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए थे, मतलब नाम दिए थे। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही क्यों कहते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ही क्यों कहते हैं। इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवेसियर, फ्रेंच केमिस्ट। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, यानी कि अगर तुम्हें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की दुनिया के बारे में अगर कोई जानना है, या तो ये याद रखना कि एलिमेंट्स को फर्स्ट टाइम क्लासिफाई करने का जिस इंसान ने अपने कंधों पर जिम्मा उठाया, दैट वाज एंटोनी लेवेसियर। अब इन्होंने किया क्या, एट दैट टाइम लोगों के पास सिर्फ 2 ही चीज़ें थी कि या तो आपका जो एलिमेंट है, या तो मतलब एंटोनी लेवेसियर के अकॉर्डिंग, या तो वो आप लोगों का एलिमेंट क्या होगा करके आप लोगों का मेटल हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो लोगों के पास थी वो ये कि हो सकता है कि जिनके पास जो एलिमेंट है वो क्या हो सकता है, वो आपका नॉन मेटल हो सकता है। 2 ही चीज़ें उनको पता थी, या तो मेटल हो सकता है या तो नॉन मेटल हो सकता है, बस। तो लेविशियर ने यही किया, एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया कि दीज आर मेटल्स एंड दीज आर नॉन मेटल्स। उन्हें कैसे पता कि ये मेटल है, उन्हें कैसे पता ये नॉन मेटल है। तो आपने 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, तीनों स्टैंडर्ड में साइंस की टेक्स्ट बुक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की पढ़ी है। उस बेसिस पे भी आप कह सकते हो, या फिर इस बेसिस पे भी कह सकते हो कि ही स्टडी, यही ऑब्जर्व द क्या कहते हैं, केमिकल बिहेवियर ऑफ सर्टेन एटम्स। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर एटम है आपके पास, एक एलिमेंट का एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अब हर कोई अलग अलग इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई 1 करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या कर रहा है, कैटायन अगर वो फॉर्म कर रहा है तो ऐसे जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होते हैं उनको उन्होंने कह दिया कि ये लोग कौन है, आप लोगों के मेटल्स हैं सॉरी, उन्होंने कहा कि ये लोग आप लोगों के कौन है, मेटल्स हैं। और इसको आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा करके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करके एक वर्ड। तो उन्होंने ये देखा कि जो जो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं उन लोगों को मैं क्या कहूँगा, मेटल कहूँगा। तो ऑब्वियस है कि अगर कोई स्पीशीज़ आप लोगों का इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो कोई ना कोई वहाँ पे एक दूसरी स्पीशीज़ भी तो रही होगी। ऑब्वियस है कि जिसने उस इलेक्ट्रॉन को आपका गेन किया होगा और गेन करने के बाद वो निगेटिवली चार्ज बन गई होगी और वहाँ पर उसने क्या किया होगा, एनायन फॉर्म किया होगा। और ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों की इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज़, बराबर। ऐसी स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव स्पीशीज़। तो इस बेसिस पे लेवेशियर ने, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, बस इतना याद रखो कि जिन्होंने मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पर आप लोगों के एलिमेंट्स को क्या करना शुरू कर दिया, क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। बट फिर बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आए, ठीक है। तुम्हें में से कई लोगों को डाउट होगा करके कि मेटलॉइड्स भी तो होते हैं करके, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या मेटलॉइड्स होते हैं बट वो बाद में डिस्कवर हुए थे, उस ज़माने में नहीं। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू his classification there were only 2 subparts that are metal and is non metal। अब उसके बाद लेवेशियर गए बिकॉज क्यों गए, बिकॉज ये कोई कॉन्क्रीट तरीका नहीं था आपके एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, राइट। अब जैसे मान लेते हैं मैंने तुम लोगों से ये कह दिया करके कि कुछ टेरेस्ट्रिशियल एनिमल्स होते हैं और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अब टेरेस्ट्रिशियल में तो मैं भी आती हूँ, मैं भी तो ज़मीन पे रहती हूँ, तुम भी ज़मीन पे रहते हो। टेरेस्ट्रिशियल में तो डॉग भी आता है, बट डॉग और हम में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, हॉर्स काऊ हम में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, या काऊ और बफेलो में कोई डिफरेंस है कि नहीं है, प्रॉपर्टीज़ वाइज बहुत डिफरेंस है। यानी कि टेरेस्ट्रिशियल के अंदर में भी और सब क्लासिफिकेशन होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन देयर फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स करके, मतलब उनके और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी बॉडी डिज़ाइन कैसी है, वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उनका फूड हैबिटेट कैसा है, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही आप लोगों के पास जब 17वीं सेंचुरी ख़त्म होने में आई तो उस दौरान हमारे पास 31 एलिमेंट्स हम लोगों के पास थे। तो 31 एलिमेंट्स की स्टडी करना, उनके एक एक प्रॉपर्टीज़ को याद करना वॉज क्वाइट ईजी करके, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि जैसे जैसे 17वीं सेंचुरी ख़त्म होती गई और 18वीं सेंचुरी आगे बढ़ने लगी तो ढेरों नए एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी है करके वो फट 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 होने लगी। यानी कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हम मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक डिस्कवर होते जा रहे थे, आइडेंटिफाई होते जा रहे थे, और 31 से वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहुंच गए 63। तो अब तुम सोचो 63 एलिमेंट्स को आप लोगों को याद रख पाना, उनकी एक एक प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत मतलब दिक्कत की दिक्कत बात थी। तो इस स्टेज पे उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई सिंपल तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से हमें हर एक एलिमेंट की इतनी सारी प्रॉपर्टी रटने की ज़रूरत ना हो, लॉजिकल वे होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू किया, या फिर उनको ऐसी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की नीड महसूस हुई, बिकॉज उतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को मेमोराइज कर पाना, रट्टा मार पाना वॉज नॉट अ गुड आइडिया। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज बट इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। सो दे स्टार्टेड डिस्कवरी ऑफ वॉट, ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स। बट वो ऐसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं करना चाहते कि किसी भी एलिमेंट के नीचे कुछ भी रख दिया। देखो, अगर मान लेते हैं मेरा जो एक अलमारी है, उस अलमारी में मैंने कपड़े ठूस ठूस के भरे, जो कि मैं भरती भी हूँ, सच दैट कि तुम अलमारी खोलोगे सारे कपड़े बाहर निकल के आ जाएंगे। लेकिन अगर वही काम कोई एक सेकंड पर्सन है, तुम में से, तुम लोग देखना, कुछ लोगों की आदत होती है बहुत अच्छे तरीके से नीटनेस के साथ वो लोग काम अपना रखते हैं। उन लोगों का एक ऐसा उसमें मतलब शेल्फ होगा जिसमें उन लोगों ने अपने सारे के सारे लेट से शर्ट्स अरेंज करके रखे हैं। उसके बाद उन लोगों ने नीचे वाले शेल्फ में अपने ट्राउजर्स अरेंज करके रखे हैं। तीसरे वाले शेल्फ में उन्होंने अपना लेट से जो बेडिंग वगैरह रहता है वो अरेंज करके रखा है। फिर शूज़ अरेंज करके रखे हैं, मतलब पूरा अरेंजमेंट। अगर चीज़ें ढूंढनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कपड़े के नीचे से दूसरा कपड़ा खींच के निकालना पड़ेगा, तो हो सकता है शायद मुझे मेरे ऑन टाइम मिल जाए। बट जो इंसान चीज़ों को अरेंज करके रखेगा सीक्वेंशियली, कि देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट शेल्फ है ये शर्ट्स है, मतलब अगर मेरे को शर्ट ढूंढनी है तो उसकी जो लोकेशन है वो फर्स्ट शेल्फ होगी, तो उसको ज़्यादा ईजी होगा, वो जल्दी आसानी से ढूंढ भी लेगा एज़ कम्पेयर टू मी।
तो देयरफॉर आप एलिमेंट्स को किसी रैंडम तरीके से क्या नहीं कर सकते थे, अरेंज नहीं कर सकते थे। आपको उनकी अरेंजमेंट इस तरीके से सच दैट रखनी है करके कि आप लोगों को क्या करना है करके, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि जब आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद करने जाओ तो आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए। बराबर डिफ़िकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए का मतलब, मान लेते हैं मैंने सोडियम की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पढ़ी, तो मुझे अब अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी रट्टा ही माननी पड़ेगी तो फिर क्लासीफाई करने का नीड ही क्या है ना, रट्टा ही मान लेते हैं, इससे बेटर। तो उन्हें कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स क्लासीफाई करना था कि रट्टा मानने की भी ज़रूरत ना पड़े और एलिमेंट्स एक बेहतर तरीके से आप लोगों के क्लासीफाई हो जाएं, सच दैट कि एक लॉजिक बनना चाहिए, पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। तो फिर लोगों ने देखो आप लोगों के एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश शुरू की। तो अब ऐसे केस में सबसे पहले इस अरेंजमेंट में अभी आप लोगों का हिस्सा तो लविश्य ले ही चुके थे, बट अब आगे साइंटिफिक तरीके से इस काम को कैरी फॉरवर्ड करने की जो शुरुआत है करके वो आप लोगों के किसने की, डोबर्नियर ने क्या किया क्या नहीं किया ये सब मैं बातचीत नहीं करूंगी। कल की किताबें हैं उसको ओपन करो, ऐसा और हो नहीं सकता आप नहीं सब बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो और उसमें तुम ये कह रहे हो उसमें कि नहीं यार हम लोगों ने तो इस स्टेट की पर्टिकुलर बोर्ड दी है या फिर हमने ऐसा किया तो हम लोगों की किताबों में तो ये वाली चीज है ही नहीं करके, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो डोबर्नियर ट्रायड्स एक लाइन में मैं बता देती हूँ कि उसने पॉइंट्स बता देती हूँ पहले तो, कि डोबर्नियर ट्रायड की जो दुनिया थी उन्होंने जब एलिमेंट को क्लासिफाई करने की शुरुआत की तो इनका ये था कि एलिमेंट्स को मैं अरेंज करूंगा इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। बराबर, ये पॉइंट नंबर वर्ड याद रखना, सिर्फ क्या याद रखना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इसने ट्रायड बनाना स्टार्ट किया। उसने क्या बनाया, ट्रायड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रायड? तो जैसे हम बोलते हैं दो की जोड़ी, तो वैसे ही तीन लोगों का ग्रुप विल बी नोन एज आप लोगों का ट्रायड। अब जब ये आपके जर्मन साइंटिस्ट जॉन एंड डोबर्नियर ये आप लोगों के ट्रायड्स क्रिएट कर रहे थे, तो ट्रायड्स किस चीज़ का क्रिएट कर रहे थे? ऑब्वियस है कि एलिमेंट्स का ही क्रिएट कर रहे होंगे, लेकिन क्या किसी भी एलिमेंट्स को उठा के ले आ रहे थे क्या? ऑब्वियसली नहीं। मान लेते हैं आप लोगों के स्कूल में कोई फंक्शन है और गाना गाने के लिए, आई थिंक वो जो नहीं रहता असेंबली में 5-6 लोग रहते हैं गाना गाते हैं, क्वायर क्या तो कहते हैं उसको, तो उसमें क्या वो तुमको या मुझको इन्वॉल्व कर लेंगे क्या जिसको गाना नहीं आता? वो ऐसे 3 लोगों का ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था करके जिन लोगों की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। ही मेड ट्रायड ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज उसके हिसाब से उसको क्या लग रही थी करके सिमिलर लग रही थी, उन लोगों का उसने क्या कर दिया, ट्रायड क्रिएट करना शुरू किया। अच्छा ठीक है, तो जब वो ट्रायड बना रहा था तो ट्रायड बना लेने के बाद उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स का प्रयोग किया और मैथमेटिक्स का प्रयोग करने के बाद उन्होंने कैलकुलेट किया एवरेज। किस चीज़ का एवरेज? आप उस ट्रायड में, ठीक है, जो ट्रायड आप लोगों के पास है उस ट्रायड में उसने एवरेज निकाला फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का। ठीक है, फर्स्ट और आप लोगों के थर्ड एलिमेंट के किस चीज़ का, एटॉमिक मास का। और उसने ये देखा कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मेरे पास 3 एलिमेंट्स है, ए बी और सी। ए मेरा फर्स्ट है, बी मेरा सेकेंड है और सी मेरा थर्ड है। तो ऐसे केस में ए प्लस सी का जो एटॉमिक मास होगा, जो भी उसका वेट होगा, ए प्लस सी का एटॉमिक मास का जो भी वेट होगा, एटॉमिक मास ऑफ ए और एटॉमिक मास ऑफ सी, अगर मैं इस तरीके से उसका एवरेज निकालूं तो ये एवरेज की वैल्यू एग्जैक्टली भी आ सकती है या फिर अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एटॉमिक मास ऑफ बी के बराबर आ रही है करके। तो ये था आप लोगों का डोबर्नियर ट्रायड। बस अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने वाले तो है नहीं, बराबर, ठीक है, ये आपको मिलेंगे तो नहीं क्योंकि अब इतने छोटे तो तुम हो नहीं कि डोबर्नियर ट्रायड के कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाँ, एक एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि तुम्हें 4-6 एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन आप लोगों का डोबर्नियर ट्रायड है, आप उसको आइडेंटिफाई करो। तो देखो, डोबर्नियर ट्रायड के कुछ बहुत ही वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल्स जो हर स्टूडेंट को 10th क्लास के रटे हुए होते हैं, दैट वॉज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डोबर्नियर ट्रायड का एक और बहुत ही वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। अब अगर मान लेते हैं तुम लोगों को ये, जैसे मैंने कैल्शियम तक तो चलो ठीक है,
SR को मैंने स्ट्रॉन्शियम कहा, BA को मैंने बेरियम कहा करके। तो अब ऐसे में किसी को नहीं पता SR क्या है, बेरियम क्या है, तो अब 11th में आ गए हो, अब इन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी समझो, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस तरीके से उन्होंने एक और ट्राइड बना लिया, ठीक है, बराबर। तो ये वो ट्राइड्स क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। तो ऐसे करते करते आप लोगों का जो डोबर्नियर है, उस डोबर्नियर ने अपने क्या किए, कुछ और ट्राइड्स भी क्रिएट किए। तो डोबर्नियर जो है आप लोगों के 5 ट्राइड्स एक्चुअल में कैलकुलेट कर पाए थे, ठीक है। टोटल डोबर्नियर ने कितने ट्राइड्स बना लिए थे, आप लोगों के 5 ट्राइड्स आपके डोबर्नियर के बन चुके थे। 3 तो तुम लोगों ने सुने ही होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब एक और मैं बता देती हूँ, सल्फर होता है, सिलीनियम होता है और टेलीरियम होता है। ये हो गया आपका चौथा ट्राइड, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो उन्होंने ट्राइड्स बनाए, तो देखो लोगों ने उनसे ये पूछा कि बताओ जरा करके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी भी तो आप लोगों की क्या कहते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है करके, बराबर। तो एक बात बताओ, क्यों उन लोगों के इसमें आपका ट्रायड वैलिड नहीं है करके, ठीक है, बराबर। क्यों उसमें आप लोगों का ट्रायड्स वहाँ पे वैलिड नहीं है, या फिर बहुत सारे आपके नॉन एलिमेंट्स हैं जिन लोगों की आप लोगों का, ठीक है, प्रॉपर्टीज मैच करती हैं करके, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को आप मैच करने वालों का जब आप अपना ये रूल उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हो, तो उसमें आप लोगों का जो हायर एटॉमिक नंबर वाला और जो आपका लोअर एटॉमिक वाला का मास वाले का जो क्या कहते हैं आप लोगों का एवरेज होता है करके, वो एवरेज आप लोगों का क्या हो पाता है करके, आपका मैच नहीं कर रहा है करके। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे करके बताओ। तो उसने बोला नो जवाब, मेरे पास कोई जवाब नहीं है करके इस चीज़ का। तो देयरफॉर आप लोगों का जो डोबर्नियर ट्रायड है ये फेल हो गया, ठीक है। आप लोगों का डोबर्नियर ट्रायड क्या हो गया है करके, फेल हो चुका है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे देखते हैं। अब थर्ड नंबर पे देखो किसने एंट्री ली। इनकी एंट्री तो बहुत ही खास थी, क्योंकि इनका लॉजिक भी बहुत ही खास था, ठीक है। वो था आप लोगों का न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छा, अब इतना तुम्हें पता होना चाहिए करके कि आप लोगों के पास जो ऊपर में डोबर्नियर ट्रायड गया, जब ये अपना यही सेम लॉजिक और दूसरे एलिमेंट्स के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं तो उसमें ये फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे आए हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब देखो इनका ना रुझान कुछ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के प्रति थोड़ा ज़्यादा था। तो इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आप लोगों का जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक होता है उसमें जैसे ये सा, रे, फिर गा, मा और उसके बाद प, धा और उसके बाद नी, यानी कि देखो कितने उसमें आपके म्यूजिकल टोन्स होते हैं, 7। फिर 7 के बाद जो 8वां म्यूजिकल नोट आता है, नी के बाद अगेन सा आता है। तो देखो मतलब यानी कि वो ये कह रहा है कि इंडियन म्यूजिकल आपके नोट्स में, क्लासिकल इंडियन म्यूजिकल नोट्स में आपका 7th नोट खत्म होने के बाद जो 8th नोट बनता है वो 8th नोट आपके फर्स्ट नोट के सिमिलर होता है। तो यही आप लोगों के न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने भी कह दिया कि हाँ हाँ करके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स को भी अगर आपने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, यानी कि आप लोगों का जो डोबर्नियर था उसकी गाड़ी भी इसी बात पे अटकी थी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, आप क्या कर लो वहाँ पे अरेंजमेंट कर लो, ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर लो अरेंजमेंट कर लो। तो यहाँ पे न्यूलैंड ने भी वही कहा कि आप क्या कह रहे हो, मेरे इसमें भी आप अरेंजमेंट कर लो। तो उसने कहा कि जस्ट लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के नोट में 7th नोट खत्म होने के बाद 8th नोट उसके आगे नहीं आता है, बल्कि 8th नोट जो होता है वो फर्स्ट नोट के सिमिलर होता है। सो इन्होंने भी यही कह दिया आप लोगों का कि जब आपका 7वां एलिमेंट खत्म होगा, लेट्स से एलिमेंट 1, एलिमेंट, एक मिनट रुको, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी, एलिमेंट डी, एलिमेंट ई, एलिमेंट एफ, एलिमेंट जी, कितने हो गए, 7 हो गए। तो जो 8वां है वो जी के बाजू में ना आएगा, वो जी के बाजू में जो लिखने के बजाय आप उसको ए के बाजू में लिखो, क्योंकि ए और एच की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपस में कैसी होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज वो शो करेगा। ये था आप लोगों का न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। वैसे ही जो आई होगा वो आई के नज़र से 7वां, मतलब आई की नज़र से सच दैट कि आई 7वां होना चाहिए या 8वां होना चाहिए, आपके लिए फर्स्ट कौन रहा होगा, बी, यानी कि बी और आई की भी आपस में कैसी रही होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेंगी।
ऐसा आप लोगों के न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने आप लोगों से कहा। तो इस बेसिस पे न्यूलैंड ने कई सारे एलिमेंट्स को अरेंज भी किया, बराबर, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा भी है। लेकिन बेचारे का ना ड्रॉबैक निकल गया कि बेचारा जो आप लोगों का न्यूलैंड जो था, न्यूलैंड का जो ये आइडिया था, ये वाला जो आइडिया है, ये चला तो सही, बट सारे एलिमेंट्स के लिए ये सक्सेसफुली वैलिड नहीं हो पाया, ठीक है। यानी कि न्यूलैंड के अगर मैं ड्रॉबैक के बारे में बात करूँ तो जो न्यूलैंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि बेचारा जो न्यूलैंड है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक अरेंजमेंट, इस तरीके की सही अरेंजमेंट कहाँ तक कर पाया, अप टू कैल्शियम ओनली, ठीक है। सिर्फ कैल्शियम तक ही आपका न्यूलैंड क्या कर पा रहा था, इस अरेंजमेंट को अपना वैलिड बता पा रहा था। कैल्शियम के बाद के अदर जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टीज एक्चुअल में उनके ऊपर रखे हुए एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी करके, ठीक है। ये एक दिक्कत थी। तो बस ये मैंने बता दिया। तो हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि जब न्यूलैंड ने अपना ये क्लासिकल म्यूजिक नोट्स का आइडिया दुनिया के सामने रखा तो दुनिया उनके इस काम को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी करके, लेकिन कुछ सालों बाद लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया करके, ठीक है। और उसके बाद फिर उन लोगों को मतलब न्यूलैंड के काम को थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन मिला। अब न्यूलैंड का काम तो देखो आपका क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने पहली बात सिर्फ कैल्शियम तक अरेंजमेंट कर पाए। और पॉइंट नंबर 2, नो प्लेस फॉर नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस के लिए ना तो कोई जगह छोड़ी गई थी और ना ही उन्होंने नोबल गैसेस का कोई जिक्र किया था। तो बेचारा ये गया आपका न्यूलैंड। अब आते हैं आपके पास चौथे नंबर पे, दैट इज लूथर मेयर। इनके बारे में आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है। ये होना चाहिए था वैसे सिलेबस में, क्योंकि ऐसा कोई खास नहीं है डिटेल, मतलब डिटेल है ऑब्वियसली। उन्होंने अगर कोई रिजल्ट बनाया है तो वो रिजल्ट ऐसी सपने देखकर तो बनाया नहीं होगा, है ना। उनकी हार्डवर्क होगी, क्योंकि इनका जो रिजल्ट था वो एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस के ऊपर काफ़ी हद तक बेस्ड था। तो ऑब्वियसली उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटाबेस काफ़ी मेहनत करके ऑब्टेन किया होगा। तो लेकिन हम लोगों को लूथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन ये पढ़ना ही नहीं है उतने डिटेल में। अगेन 1869 आ गया आपके जर्मन साइंटिस्ट से। अब इन जर्मन साइंटिस्ट के दिमाग में ऐसा था कि यार सब लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब लोग एटॉमिक मास के पीछे पड़े हैं। मैं एक काम करता हूँ, कंसीडर करता हूँ एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो उन्होंने क्या किया, कंसीडर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उन्होंने एलिमेंट्स की क्या करना शुरू कर दी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने क्या किया, कंसीडर किया करके, ठीक है। कि एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंसीडर करते हैं और उसके बेसिस में हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेना शुरू किया। ही स्टार्टेड टेकिंग एटॉमिक वॉल्यूम, जिसे आप कई जगह पे मोलर वॉल्यूम करके भी आप उसको रीड करोगे, ठीक है। वैसे जब मोल मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था तो मोलर वॉल्यूम का मतलब वहाँ अलग था, बट इसको आप मोलर वॉल्यूम भी जैसे कई जगह देख सकते हो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या फिर एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लूथर मेयर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने देखी। और उन्होंने कहा करके कि यार इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, चलो इन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो भी मेरे पास वैल्यू है उस वैल्यू से चलो एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये यहाँ से एक तुम लोगों से क्वेश्चन ज़रूर क्रिएट किया जा सकता है कि लूथर मेयर का जो ग्राफ है वो किसके वर्सेस प्लॉट किया गया है करके, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती थी जैसे एटॉमिक वॉल्यूम, तो वर्सेस उन्होंने किसके प्लॉट किया, उसको एटॉमिक मास के, ठीक है। या फिर मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस उन्होंने उसको किसके प्लॉट किया, एटॉमिक मास के। या फिर बॉइलिंग पॉइंट, उसको उन्होंने किसके वर्सेस प्लॉट किया, आप लोगों के एटॉमिक मास के। इस तरीके से वो क्या कर रहे थे करके, वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ आ रही थी उनको प्लॉट कर रहे थे, किसके वर्सेस, एटॉमिक वेट के वर्सेस, मतलब वो कर रहे थे प्लॉट। तो उन्होंने एक ग्राफ ऐसा ही एटॉमिक वॉल्यूम को लेकर उन्होंने बनाया, और एटॉमिक वॉल्यूम का जो ये ग्राफ उन्होंने हम लोगों को दिया, इस ग्राफ से उन्होंने कुछ हम लोगों को क्लू दिए एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन को लेकर। उन्होंने ये कहा करके कि आप लोगों का ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं करके, ये जो आप लोगों ने ग्राफ मैंने जो ड्रॉ किया है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये तो वैसे उनका एग्जैक्ट ग्राफ है, बट हम लोग उनका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम तो उनकी कुछ उस ग्राफ की एक छोटी सी जानकारी अपने दिमाग में रखेंगे। और वो जानकारी ये है कि आपका लूथर मेयर ये कहते हैं कि
इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है, अगर आपको ये काम दिया जाए कि आपको वाई एक्सेस में एटॉमिक वॉल्यूम लेना है और एक्स एक्सेस में आपको क्या लेना है करके एटॉमिक मास लेना है, तो आपको सर्टेन क्या मिलेंगे करके कर्व्स मिलेंगे, ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, सर्टेन कर्व्स मिलेंगे। तो लेट्स से मैंने उन कर्व्स को कुछ इस तरीके से आप लोगों का शो किया है, ठीक है, ये ऐसे, ये आपका एक कर्व, उसके बाद ये आपका दूसरा कर्व, उसके बाद ये उससे ऊंचा थोड़ा तीसरा कर्व, ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये उनसे ऊंचा चौथा कर्व, मेरी डायग्राम पुअर से, और ये उनसे ऊंचा आपका पांचवा कर्व, ये ऐसे कुछ कर्व्स मिलेंगे। अब इन्होंने इन कर्व्स पे कहा कि जब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है करके कि आप लोगों के इस कर्व में, ठीक है, इस कर्व में जो आप लोगों के अल्कली मेटल्स होते हैं, अब अल्कली मेटल्स के बारे में कुछ तो तुम्हें टन की जानकारी है ही है, तो ये अल्कली मेटल्स देखो कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये चेक करो अल्कली मेटल्स इस ग्राफ में आप लोगों को कहाँ कहाँ दिख रहा है। एक तरीके से देखो लिथियम, एक मिनट, हाँ, ये लिथियम आपका यहाँ है, ये एक मिनट, ये लिथियम आपका यहाँ है, ये सोडियम आपका यहाँ है, पोटेशियम वहाँ है ऊपर, ठीक है, रुबीडियम वहाँ ऊपर है, ये दिख रहा है ऊपर, ऊपर की तरफ कहीं पर है। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कर्व होता है उस कर्व का जो क्रेस्ट पार्ट होता है, क्रेस्ट पार्ट तुम लोगों को समझता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ करके, जो उसका क्रेस्ट पार्ट होता है, क्रेस्ट पार्ट यानी कि ये जो क्रेस्ट पार्ट होता है, इस क्रेस्ट पार्ट में क्या पाए जाते हैं आप लोगों के अल्कली मेटल्स, ठीक है, क्रेस्ट पार्ट में आप लोगों के क्या पाए जाते हैं करके अल्कली मेटल्स। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ लूथर मेयर्स, यानी कि यहाँ पे ये कौन होगा ज़रूर, लिथियम, ये कौन होगा, सोडियम, ये कौन होगा, पोटेशियम, ये कौन होगा, रुबीडियम, और ये कौन होगा आप लोगों का सीशियम करके। इस तरीके से लूथर मेयर ने तुम लोगों से बातचीत की, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का टॉपिक। क्या सिर्फ उन्होंने अल्कली मेटल्स के बारे में ही बोला क्या? नो, ऑब्वियसली नॉट। उन्होंने ये कहा करके कि आप लोगों के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अभी मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही हूँ, बट जो आप लोगों के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, अभी जब 12th वालों का डी एंड एफ ब्लॉक मैं स्टार्ट करूँगी तो वो वीडियो तुम लोग भी देख लेना। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के बाद तुम 12th का डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो। इवन उससे इतना अच्छा फ़ायदा ये होगा कि देख लेने के बाद, सीख लेने के बाद आप क्या कर लेने का करके उसको रट भी डालना बोर्ड्स के लिए। तो वो ये कहता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स आपके ट्रफ को ऑक्यूपाई करते हैं। किसको ऑक्यूपाई करते हैं? दे ऑक्यूपाई दी पोजिशन नोन एज ट्रफ, ठीक है। किसको ऑक्यूपाई करते हैं? वो ट्रफ वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। ट्रफ पोजीशन क्या है? इसको कहते हैं। दिस बॉटम पार्ट इज नोन एज व्हाट? आपका ट्रफ, यानी कि पिंक, यानी कि नीचे में कौन होगा? सबसे ट्रांजिशन मेटल्स। क्रेस्ट पे कौन होंगे? अल्कली मेटल। लेकिन अब इनके बीच में, क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में देखो, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये आप लोगों का एक वेव है, तो ये आपका हो गया लेट्स से ऊपर का क्रेस्ट, और ये हो गया नीचे का ये पार्ट ट्रफ, और ये हो गया क्रेस्ट। अगर मैं क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ मूव कर रही हूँ, अगर मैं क्रेस्ट से ट्रफ की तरफ मूव कर रही हूँ, तो देखो एक ढलान है, एक स्लोप क्रिएट हो रही है। इस टाइप की जो ये स्लोप क्रिएट होती है, ठीक है, इस टाइप की जो ये स्लोप क्रिएट होती है, इस स्लोप को हम लोग कौन सी वाली आप लोगों की स्लोप कहते हैं करके, दिस स्लोप इज नोन एज आप लोगों की डिसेंडिंग स्लोप। घट रही है ना, क्योंकि ये डिसेंडिंग स्लोप। अब अगर मान लेते हैं कि मैं कहूँ कि ये भी एक पॉइंटेड ट्रफ, तो अगर मैं ट्रफ से क्रेस्ट की तरफ मूव कर रही हूँ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों की? असेंडिंग स्लोप। तो आपका जो लूथर मेयर का क्लासिफिकेशन था, लूथर मेयर का क्लासिफिकेशन ये था कि जब आप एक क्रेस्ट से, यानी कि रेड पॉइंट से अगर आप पिंक पॉइंट की तरफ मूव करते हो, तो उस डिसेंडिंग स्लोप पे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता कि मिड में पाए जाएंगे कि एकदम टॉप पे पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, कैसे पाए जाएंगे, नहीं, बट इस डिसेंडिंग स्लोप पर ये येलो पोजीशन, यहाँ पे ये डिसेंडिंग वाले पार्ट में कहीं तो भी आप लोगों के कौन पाए जाएंगे करके, आप लोगों के अल्कली अर्थ मेटल्स। क्या पाए जाएंगे? अल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। यानी कि डिसेंडिंग स्लोप को कौन ऑक्यूपाई करेगा? अल्कली अर्थ मेटल। लेकिन अभी अपन ढलान है ना, अपन देखो नीचे उतर रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर आप इस पिंक पॉइंट से आप रेड पॉइंट की तरफ अगर आप मूव करते हो, यानी कि नीचे से अगर आप ऊपर जाते हो, यानी कि आप कौन से पार्ट में हो? आप आपके डिसेंडिंग स्लोप में हो। तो ये कहता है कि इस डिसेंडिंग स्लोप में जो
मिड पॉइंट होता है कर्व का, उस मिड पॉइंट के जस्ट ऊपर में आप लोगों को कौन मिलेगा करके आप लोगों को हैलोजेंस मिलेंगे। एग्जैक्ट पोजीशन कोई तुम्हें कभी ढूंढने को नहीं बोलेगा। लेट्स से मैंने हर आपके असेंडिंग स्लोप में ये ग्रीन पार्ट्स बना दिए, तो ये ग्रीन पार्ट्स किस चीज़ को इंडिकेट करेंगे? आपके हैलोजेंस। तो लूथर मेयर के क्लासिफिकेशन में आपको मात्र दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि लूथर मेयर का जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन आप लोगों का किस बेसिस पे था? ठीक है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे था, डेटा थे, फैक्ट्स थे, नंबर्स थे। ठीक है, ऐसी कोई अपनी सनक नहीं थी कि कुछ भी कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ भी कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इट वॉज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस दी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ दैट टाइम एटॉमिक मास। तो उनके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि क्रेस्ट को कौन ऑक्यूपाई करेगा, ट्रफ को कौन ऑक्यूपाई करेगा, असेंडिंग स्लोप में कौन रहेगा और डिसेंडिंग स्लोप में कौन रहेगा। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? जब आप नीचे से ऊपर चढ़ रहे हो, यानी कि फ्रॉम ट्रफ टू दी क्रेस्ट। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका डिसेंडिंग स्लोप क्या होता है? जब आप ढलान में हो, यानी कि फ्रॉम क्रेस्ट टू दी ट्रफ। तो ये था लूथर मेयर का क्लासिफिकेशन। इनका क्लासिफिकेशन काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, और इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लिया था और सच दैट कि हम लोगों का के पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू थी। तो फिर हम लोगों को लूथर मेयर हम लोग क्यों नहीं पढ़ते? क्या कोई ड्रॉबैक्स है लूथर मेयर के? तो हाँ करके हम लोगों के ड्रॉबैक्स ये थे कि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं था। इससे आपको कौन सी प्रॉपर्टी आप लोगों को रटने में मदद हो रही थी, कौन सा पैटर्न आप लोगों को रटने में हेल्प हो रहा था? कोई भी हेल्प आप लोगों को नहीं हो रही थी करके। ठीक है, कोई भी आपकी हेल्प नहीं हुई थी। तुम बताओ इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या है? सोडियम का कलर पता नहीं, पोटेशियम का कलर पता नहीं, सोडियम की हार्डनेस सॉफ्टनेस पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। द टोटल वॉज यू वॉज कन्फ्यूज मैन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो लूथर मेयर था वो गए। अब उसके बाद जो पांचवें इंसान ने एंट्री मारी, यहाँ से आप लोगों का मेन काम शुरू होता है। एंड दिस वॉज द मेन वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तुम्हारे सामने जो पीरियोडिक टेबल अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेंडलीव के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ पीरियोडिक टेबल है। बट आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल रट्टा मारने का नहीं है। ठीक है, इसको कोई रटने वटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी देखो, आपके अगर मैं लेवेशियर को छोड़ दूँ और अगर मैं लूथर मेयर को भी मैं छोड़ दूँ, चलो लूथर मेयर को भी छोड़ना, क्योंकि उसके ग्राफ में भी तो एटॉमिक मास था एक्स एक्सिस पर। तो आपके उस लेवेशियर को छोड़ के अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आए, डॉबर्नियर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और आपका लूथर मेयर, इन तीनों साइंटिस्ट ने हमेशा एलिमेंट के एटॉमिक मास को ही कंसिडर किया। और आपका जो मेंडलीव था, इस मेंडलीव ने भी आप लोगों के एटॉमिक मास को ही कंसिडर किया। यानी कि अभी तक लोगों का यही दिमाग में चल रहा था करके कि एटॉमिक मास लेना चाहिए, एटॉमिक मास लेना चाहिए, एटॉमिक मास लेना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है, और वो एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे भी एलिमेंट्स को क्या किया गया है करके अरेंज किया गया है। किसके बेसिस पे अरेंज किया गया है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, किसके ऑर्डर में? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इसको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 1 मेंडलीव का। यानी कि मेंडलीव का भी वही कहना था कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आप लोगों की रिपीट तो होती हैं, बट आप लोगों के एक सर्टेन इंटरवल के टाइम, लेकिन उसको रिपीट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास उसका रिस्पॉन्सिबल है। चलो ठीक है करके, तो अभी मेंडलीव ने भी क्या किया? आप लोगों का अरेंज किया। किस चीज़ को अरेंज किया करके? एलिमेंट्स को अरेंज किया। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों से गड़बड़ होता है। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द जैसे लूथर मेयर्स लॉ। तो लूथर मेयर लॉ में वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि ओके, डोबर्नियर का एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, क्योंकि न्यूलैंड की भी एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी, और क्योंकि मेंडलीव की भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास थी, और इकलौती फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर वो आप लोगों के हेनरी मॉर्सली की। तो उन लोग लूथर मेयर को भी एटॉमिक मास में ही ठूस देते हैं। लेकिन लूथर मेयर का अगर कोई लॉ बनता तो उस लॉ की स्टेटमेंट कैसी होती? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, वो किस पे बातचीत करता था कि वो किसके फंक्शन होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के फंक्शन होते हैं, ठीक है, लूथर मेयर। बट हम लोग अभी बातचीत मेंडलीव के बारे में कर रहे हैं। तो मेंडलीव ने कुछ इस तरीके से आप लोगों का एक पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया। अब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में तुम्हें क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं। फैक्ट नंबर 1 आपको यहाँ पे याद रखना है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की संख्या थी मात्र 8। उन्होंने इस तरीके से जो आयरन, कोबाल्ट और निकल वाले जो एलिमेंट्स थे, इन लोगों को एक ही ग्रुप में रखा, यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, दैट इज 8 ग्रुप। ये याद रखना। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब बनाया गया तो उस वक्त आपके पास 63 एलिमेंट्स आप लोगों के पास नोन थे करके, ठीक है, उस वक्त 63 एलिमेंट्स आप लोगों के पास नोन थे। उस दौरान नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, उस वक्त लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी करके, ठीक है। अच्छा, और जो आप लोगों का मेंडलीव है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स थे। ग्रुप्स का मतलब हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, सॉरी वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज, तुम गिन लो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 और ये नीचे वाली लाइन 7, यानी कि उनके इसमें ग्रुप्स की संख्या 8 थी और हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड्स की संख्या कितनी थी, 7 थी, ठीक है। अच्छा, अब उनका जो ये पूरा का पूरा जो ये पीरियोडिक टेबल था, अगर मैं 8वें ग्रुप को अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं 8वें वाले को छोड़ दूं और 7वें वाले को भी अगर मैं छोड़ दूं, तो 1 से लेके 6 तक, वो जो रोमन नंबर्स में लिखा गया है 1 से लेके 6 तक, उस 1 से लेके 6 तक के बीच में अगेन उसके 2 ऐसे पार्ट्स होते थे, एक होता था ए और एक होता था उसका पार्ट बी, ठीक है। बाकी तो सब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, इसकी अच्छाइयाँ क्या थी, ये सब आप 10th में पढ़ के आए हो, तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और तुम्हें एक अच्छाई तो मेंडलीव के बारे में पता ही है कि मेंडलीव को ऐसा लग रहा था कि एल्यूमिनियम के नीचे उसके जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले कोई एलिमेंट होने चाहिए। तो एल्यूमिनियम के बाद उनको लगा, देखो बाकी साइंटिस्ट लोग क्या करते, 47.9 को लिख देते हैं यहाँ पे, बट आपके मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडलीव ने ये कहा करके कि नहीं करके वहाँ पे कोई एक एलिमेंट होना चाहिए 47.9 से पहले वाला भी एटॉमिक मास का, जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच करे, क्योंकि वो जो बाजू में आप लोगों ने टीआई लगा के रखा है टिटानियम, उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मैच ना कर रही है। तो उन्होंने क्या किया, बाकी लोग क्या करते, एवरेज लोग क्या करते, उन्होंने वो उस एलिमेंट को उस जगह पे रख देते, बट मेंडलीव वाज वेरी फर्म विथ हिज बिलीव कि नहीं, वहाँ पे कोई एलिमेंट होगा जो अभी हम लोगों से डिस्कवर नहीं हुआ है, बट हाँ फ्यूचर में मे भी डिस्कवर हो जाए। तो उन्होंने क्या की, ब्लैंक स्पेसेस को छोड़ दिया। ये तो आप जानते हो। फ्यूचर में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, देन ही फाउंड दैट कि बहुत सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट 99% मेंडलीव के द्वारा प्रेडिक्ट की हुई प्रॉपर्टीज से क्या हो रही थी, मैच हो रही थी। अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, इसमें तो अभी कुछ भी नया नहीं लग रहा है करके, ये मैं क्या बता रही हूँ करके। तो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में एक बात उसकी बहुत अच्छी थी कि ही लेफ्ट आप लोगों का गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, और इवन उन्होंने गैप तो छोड़ो, उन्होंने बाद में जब फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उन एलिमेंट्स के डिस्कवर होने से पहले ही अपनी मैथमेटिक्स, अपना दिमाग, अपनी कैलकुलेशन लगा के उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी, और जो कि एग्जैक्टली सिमिलर निकल कर आई जब उन एलिमेंट्स को ढूंढा गया तो करके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मेंडलीव थे बहुत ही होशियार इंसान थे, काफ़ी होशियार इंसान थे वो, ठीक है। अभी इस हिसाब से आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। वो फैक्ट्स ये है कि जो ईका एल्यूमिनियम है, ईका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के नीचे आने वाले को उन्होंने नाम दिया था ईका एल्यूमिनियम। ये ईका एल्यूमिनियम जब फ्यूचर में डिस्कवर हुआ, ठीक है, जब ये फ्यूचर में डिस्कवर हुआ तो इसका नाम अभी के आपके पीरियोडिक टेबल में रखा जाता है गैलियम, बट मेंडलीव ने इसी का नाम क्या रखा था आप लोगों का, ईका एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद एक और एलिमेंट है ईका सिलिकॉन, तो उन्होंने उस ज़माने में इसका नाम रखा था ईका सिलिकॉन, और बाद में जब ये अब डिस्कवर हो चुका है तो इसका नाम क्या बन चुका है आप लोगों का, जर्मेनियम, ठीक है, क्या बन चुका है, जर्मेनियम। तो इस तरीके से उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस तो छोड़ी और साथ ही साथ में प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट किया, ठीक है। और उसके अलावा उन लोगों ने जब प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर दिया तो प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर लेने के बाद जब वो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनके द्वारा प्रिडिक्ट की हुई प्रॉपर्टीज़ और आप लोगों का एलिमेंट जो स्कैंडियम ने कहा था उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच हो रही थी।
नेक्स्ट नंबर में आता है आप लोगों का ई का बोरॉन, इसका नाम भी तुम्हें याद होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट आप लोगों का स्कैंडियम करके, ठीक है। ई का बोरॉन, ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की अच्छी बातें तो आप लोगों को पता चल गई, लेकिन मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स भी आ गए। अब ड्रॉबैक्स क्या आ गए आप लोगों के मैंडलीव पीरियोडिक टेबल का? ड्रॉबैक नंबर 1 आ गया कि हाइड्रोजन टांग अड़ा रहा था। क्या टांग अड़ा रहा था? हाइड्रोजन। मैंडलीव को समझ नहीं आ रहा था कि मैं हाइड्रोजन को कहाँ डालूं, ठीक है। यानी कि पहला ड्रॉबैक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड है। क्यों उसको समझ नहीं आ रहा था कि हाइड्रोजन को मैं कहाँ डालूं करके? मैंडलीव ने क्या किया, हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में तो डाल दिया, क्योंकि जैसे ग्रुप नंबर 1 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम अभी अपनी कॉपी में लिखो तो वो कितना आएगा, उसका आखिरी वर्ड बताना मुझे, उसका आखिरी वर्ड कितना आएगा आप लोगों का आखिरी वर्ड वहाँ पे आ जाएगा 3s1, है ना। अगर मैं लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ तो उसका कितना आएगा 2s1, तो हाइड्रोजन का आता था 1s1, यानी कि ज़रूर आपके लिथियम से पहले कौन लाई करता है, आप लोगों का हाइड्रोजन लाई करता है, तभी तो 1s1 आएगा। तो यानी कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक सबसे बड़ा मुद्दा था आप लोगों के किस चीज़ का करके, आप लोगों के मैंडलीव का। दूसरी दिक्कत ये थी आप लोगों के पोजीशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप्स की पोजीशन भी आप लोगों का मैंडलीव ठीक तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहा था। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप? क्योंकि आइसोटोप होते क्या है ये तुम्हें पता होने चाहिए। आइसोटोप आपके उन एलिमेंट्स के वो कॉम्बिनेशन है कि जिनमें आपका एटॉमिक नंबर तो आप लोगों का क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन उसका जो निकाला गया एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास क्या होता है आप लोगों का डिफर होता है। तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर एटॉमिक मास अलग अलग है तो उन लोगों की पोजीशन भी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी दो लोगों की प्रॉपर्टी सेम है तो उनकी फिर पोजीशन कैसे आप अलग कर सकते हो? तो एट द सेम टाइम उन्हें अलग भी रखना था ड्यू टू लॉ, और एट द सेम टाइम ड्यू टू आपके कॉमन सेंस उनको साथ भी रखना था। सो देयरफॉर पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट फिक्स्ड फॉर मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। तीसरा रीजन जो आपके मैंडलीव का था वो एक्चुअल में था आप लोगों का एनामलस पेयर, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनामलस पेयर आप लोगों के मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में? तो देखो एक्चुअल में ना, जिस तरीके से मैंडलीव की कुछ अच्छी बातें थी, कुछ बुरी बात भी आपका बेचारा मैंडलीव कर गए थे। क्या हुआ था, तुम अपने टेबल में देखो, मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस झंडे और किस मुद्दे के अकॉर्डिंग बनाया गया कि हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फेवर में हैं। तो तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल है इसमें आप लोगों का करके जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का मास कितना है 58.9, और जो बाजू में उसके निकेल है उस निकेल का मास कितना है 58.7। तो जिसका ज़्यादा है उसको पीछे लगना चाहिए था, यानी कि निकेल की जगह पे, और निकेल को कहाँ आना चाहिए था, कोबाल्ट की जगह पर। तो ये उसका बना ड्रॉबैक नंबर 3 कि अपने ही नियम को वो क्या नहीं कर पाया, फॉलो नहीं कर पाया। तो ये उसको कहाँ देखने को मिल रहा है, आप लोगों के कोबाल्ट एंड निकल के केस में देखने को मिल रहा है। और भी देखो यहाँ पे एक और है ऐसा, टेलीरियम की तरफ आता है वो चीज़, ढूंढो किधर है करके, TE ढूंढना है तुम लोगों को, रुको मैं ही ढूंढ लेती हूँ। आयोडीन, हाँ ये रहा, ये देखो, ये टेलीरियम आप लोगों का कहाँ रख दिया गया है, आगे रख दिया गया है, आयोडीन तुम लोगों का पीछे है करके। सो ये पोजीशन एक्चुअल में जस्टिफाई नहीं हो रही थी करके। सो देयरफॉर आप लोगों का जो ये मैंडलीव पीरियोडिक टेबल है ये क्या हो गया आपका, असफल साबित हुआ करके, ठीक है। तो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, एनामलस पेयर जैसे कोबाल्ट का निकल के साथ गड़बड़ हो जाना, टेलीरियम का आयोडीन के साथ गड़बड़ हो जाना करके, उनकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं हो रही थी करके, ठीक है, इसकी वजह से करके। अच्छा, और उसके अलावा अब एक और दिक्कत ये थी करके आप लोगों के इसमें चौथा ड्रॉबैक जो मैंडलीव का था कि सिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने सेपरेट आउट रख दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या रख दिया था, सिमिलर एलिमेंट्स को उन्होंने सेपरेट आउट कर दिया था। यानी कि नियम ऐसा होना चाहिए ना कि सिमिलर लोग साथ होने चाहिए, तो मैंडलीव के पीरियोडिक लॉ के हिसाब से सिमिलर एलिमेंट्स क्या हो गए थे, सेपरेट आउट हो गए थे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये इसको मैं आप लोगों के ब्लू कलर से ड्रॉ करूँगी, तो ने चार्ट में याद रखना कि कौन सा है। जब मैं
अपने नोट्स बनाओगे तो सिमिलर एलिमेंट्स की कैटेगरी में उन ब्लू वालों की जोड़ी को लिख देना और इस पिंक वाले को थर्ड वाले पॉइंट में इंक्लूड कर देना इन दोनों एग्जाम्पल्स को करके, ठीक है। जैसे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों साथ में रखे गए। अब तुम तो जानते हो करके कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किस तरीके के सॉफ्ट मेटल्स हैं। अगर तुम इन्हें चाकू से भी काटने जाओगे तो पटाख से कट जाएंगे। इनको तुमने ठूस दिया है कॉपर के साथ, बताओ, कॉपर के साथ, सिल्वर के साथ, गोल्ड के साथ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की कौन सी प्रॉपर्टी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के साथ मैच होती है, बताओ। कहाँ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैलिएबल, डक्टाइल टाइप के लोग जिनसे कॉइन और गहने वहने बनाए जा रहे हैं, और कहाँ ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले लोग। तो ये भी मान लो कि एक गड़बड़ी थी कि उसके इसमें सही सिमिलर एलिमेंट्स को उसके साथ उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स रख दिए जिनकी प्रॉपर्टी उसके साथ मैच नहीं हो रही थी करके। अच्छा, अब ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट तो हो रही है, मेंडलीव ऑल्सो नो कि प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, तभी तो लिथियम के नीचे सोडियम आ पाया, सोडियम के नीचे आप लोगों का पोटेशियम आ पाया। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? एटॉमिक मास की वजह से कॉस हो रहा है, वी नो दैट, बट क्यों हो रहा है साइंटिफिक रीजन मेंडलीव नहीं बता पाया। सो मेंडलीव गया। अच्छा, उसके बाद एक छठवां ड्रॉबैक आप लोगों के मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का था, वो ये था करके कि इसकी जो लैंथेनाइट से और इसके जो एक्टिनॉइड से थोड़ी बहुत जानकारी तुम लोगों को 10th के बेसिस पे होगी करके। जो आपके लैंथेनाइट्स होते हैं और जो एक्टिनाइड्स होते हैं उनको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, उनकी पोजीशन को लेकर भी एक असमंजस बैठा हुआ था करके। अरे यार करके क्या करें करके, ठीक करें क्या नहीं करें करके, बताओ। तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। अब मैंने तो मैरिट्स के ड्रॉबैक्स के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम लोगों को बता दी करके, लेकिन क्या मैरिट्स नहीं थे? मैरिट्स या फिर मेंडलीव के क्या कोई एडवांटेजेस नहीं थे? क्या मेंडलीव के अंदर सारी बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई थी क्या? तो नहीं, मेंडलीव के अंदर अच्छाइयां भी थी। देखो, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के आने से पहले कुछ आपके ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट गलत कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। जिन लोगों का क्या किया था, एटॉमिक वेट गलत कैलकुलेट किया गया था। बाद में मेंडलीव ने क्या किया, उन एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, यानी कि करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। ये भी मेंडलीव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास करेक्ट किए, और एटॉमिक मास क्योंकि उन लोगों के करेक्ट कर दिए गए तो इस वजह से बाद में पता चला करके कि अच्छा इनकी पोजीशन यहाँ तो ही नहीं, यहाँ होनी चाहिए। तो किन किन के एटॉमिक मास उसने करेक्ट किए? 1000 एलिमेंट्स के, 3000 एलिमेंट्स के, तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो वो गिन के आपके 5 है। देखो, सबसे पहले मैं एक निमोनिक्स लिख रही हूँ, बहुत ही फेमस निमोनिक्स है, ऑलमोस्ट हर किसी को पता होता है। यू फॉर यूरेनियम, इसका एटॉमिक मास ठीक किया गया। बी फॉर बेरिलियम, IN फॉर इंडियम, और AU फॉर गोल्ड, और PT फॉर प्लैटिनम, ठीक है। ये आप लोगों के वो 5 एलिमेंट हैं जिसके एटॉमिक मास आपके मेंडलीव ने करेक्ट किए थे। बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले माना जाता था 13.5, जिसको उन्होंने करेक्ट करके बोला कि नो इट इज़ नॉट 13.5, इट शुड बी 9 करके। सो ही करेक्टेड देम। अब इसको वैसे तो मैं वैसे ही याद रखती हूँ, मुझे कुछ निमोनिक्स वगैरह बनाने की नीड नहीं पड़ती है चीज़ों को याद करने की। इवन मैंने अपने पीरियोडिक टेबल को भी मुंह ज़बानी रट्टा मार लिया है करके 11th में ही मार लिया था। हमारी टीचर ने हमें निमोनिक्स लिखवा के दिए थे, बेटा मांगे कार, स्कूटर एंड ऑल टाइप करके। उन्होंने उसकी मदद से कई लोगों ने उसको पीरियोडिक टेबल को याद किया था, बट एक्चुअल में 40 तक के एलिमेंट्स तो मैं 10th में ही रट्टा मार चुकी थी। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 15, ग्रुप 18, ये तो मेरे को 10th में ही याद थे। बस बीच के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट बाकी थे, वो मैंने अपना धीरे धीरे करके रट दिया। मैंने निमोनिक्स में मैं नहीं गई। लेकिन अगर फिर भी किसी को अगर निमोनिक्स अच्छे लगते हैं, उन लोगों को निमोनिक्स की मदद से याद होती है चीज़ें, तो एक बहुत ही फेमस निमोनिक इस पगले से आपका आप खुद बना सकते हो, मैं इसका कुछ बना के नहीं दे रही हूँ करके, ठीक है। तो बट मुझे तो याद है, यूरेनियम को ठीक किया, बेरिलियम को ठीक किया, गोल्ड को ठीक किया, प्लेटिनम को ठीक किया और इंडियम को ठीक किया, ठीक है। बस ये आपका हो गया। सो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मेरिट, ठीक है, गुड वर्क्स। अभी सेकंड गुड वर्क क्या था? प्रिडिक्शन। जैसा मैंने अभी ऊपर प्रवचन दिया, उन्होंने प्रिडिक्शन की थी कुछ आप लोगों के अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की, और बाद में जब वो आप लोगों के अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स निकल कर बाहर आए तो मेंडलीव द्वारा की हुई प्रिडिक्शन और एक्चुअल में निकाले हुए रिजल्ट्स को कंपेयर किया गया, तो ये पाया गया करके कि ही वॉज वेरी करेक्ट।
उसके अलावा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सम ही लेफ्ट सम स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट आप लोगों के डिस्कवर नहीं हुए हैं उन लोगों के लिए उसने क्या कर दी, जगह छोड़ दी। उसने ऐसा नहीं किया करके, ठीक है, कि नहीं यार यहाँ पे ठूस दो क्या फ़र्क पड़ता है, उसने जगह छोड़ दी करके कि नहीं यहाँ पे फ़र्क पड़ता है करके, ठीक है, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, कोई ना कोई एलिमेंट होगा। सोचो इतना अच्छा उनका दिमाग था। सो दिस वर द गुड वर्क्स ऑफ द मैनले, अनफॉर्चुनेटली इतने सारे ड्रॉबैक्स होने की वजह से मैनले पीरियोडिक टेबल आप लोगों का फेल हो गया। अब ऑब्वियस है कि मैनले पीरियोडिक टेबल जो आपके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट छठवां यानी कि छठवां आएगा, छठवां कंसेप्ट मॉडर्न पीरियोडिक, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोगों के शुरुआत है वो हेनरी सभी जानते हैं। हेनरी मॉसली वही इंसान है जिन्होंने एक्सरेज के बारे में भी पढ़ाई, यानी कि इन लोगों ने ही एक्सरेज के बारे में खोज किया। एक्सरेज के बारे में काम करने वाले आप लोगों का जो कंट्रीब्यूटर है जो है वो थे आपके हेनरी, और यही वो इंसान थे जिनको पता चला करके कि नहीं एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक नंबर, ठीक है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कंसीडर करना चाहिए एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कैसे पता चला वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट हेनरी मॉसली ये आप लोगों को याद रखना है कि कौन है करके, इसके कंट्रीब्यूटर आप लोगों के हेनरी मॉसली है। ये वही इंसान है जिन लोगों ने क्या किया है करके आप लोगों का एक्सरेज को लेकर उन्होंने काम किया है। तो अभी हम लोग इस चीज को फिलहाल यहाँ पर रोकते हैं करके, ठीक है, और उसके अलावा कल हम अपनी क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझको ये जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इससे रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे प्रवचन देने हैं, ठीक है, जैसे इसमें ग्रुप कितने होते हैं, पीरियड्स कैसे होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्यों है, कैसा है, ठीक है, और किस ग्रुप को आप किस नाम से पहचानते हो, हर पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न लिखना हम लोगों को सीखना है। सो देयरफॉर आई एम टेकिंग दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज अ सेपरेट टॉपिक, और फिर उसके अलावा अगर कोई तुम्हें रैंडम एलिमेंट दे दिया जाए और जिसको तुम्हें लोकेट करना हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सो हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट्स ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर। वैसे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर तो आप लोगों ने 10th में भी ढूंढना सीखा था, बट अभी 11th में आपको अगर ब्लॉक ढूंढने को बोला जाए तो आप कैसे ढूंढोगे। हर ब्लॉक के एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ स्पेशल नेम्स दिए जाते हैं, तो ये सारी हम लोगों की एक्चुअल में बातचीत होगी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कहकर, ठीक है। तो देयरफॉर इस वाले टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, अभी इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। तो एक काम जो तुम लोग कर सकते हो और जो तुम्हें कर लेना चाहिए वो पीरियोडिक टेबल को रट्टा मारना, ठीक है। 1 to 30 तक के एलिमेंट सीक्वेंशियली याद होना वो तो बहुत ही ज़रूरी है, बट उसके अलावा एक बात और ज़रूरी है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है, जैसे अभी तुम्हें दिख रहा है 1A, वो 1A तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, तुम्हें 2A रटा हुआ होना चाहिए, तुम्हें उसके बाद ग्रुप नंबर 18 रटा हुआ होना चाहिए। वो जो आखिरी का है ना UUO UUS, वो वाली लाइन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 पीरियड तक याद करो, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन ये याद होना चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली ग्रुप्स याद कर लो। जैसे जैसे तुम धीरे धीरे चीज़ों को याद करने की कोशिश करोगे तुम्हारा ही फ़ायदा है, बिकॉज आगे जब तुम पी ब्लॉक पढ़ोगे 12th में, तो पी ब्लॉक में आप लोगों को ये एलिमेंट्स रटे हुए होने चाहिए कि कौन किसके नीचे आता है, ठीक है। जब तुम अभी अपने फ्यूचर में ये पढ़ोगे डी ब्लॉक, जो अभी मैं 12th वालों के लिए वीडियोस बनाऊंगी तुम लोगों का ये चैप्टर खत्म होने के बाद, तो इनडायरेक्टली वो कोई 12th वालों के लिए नहीं बन रहा है, वो तुम्हारे लिए ही बन रहा है करके, कि वो उनका तो होगा ही होगा, क्योंकि उन लोगों को अगर मैं भी रटने को भी दे दूंगी ना कि जाओ जाके डी ब्लॉक रटो, तो रट भी डालेंगे, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है। लेकिन अच्छा है उन लोगों के पास भी कंसेप्चुअली एक रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे, और डी ब्लॉक पढ़ने का फ़ायदा क्या है, वो बोर्ड्स में है, और बोर्ड्स में अगर वो टॉपिक है तो आपको अपना थ्योरी कंटेंट मिल जाएगा याद करने के लिए। थ्योरी कंटेंट याद करने को मिल जाएगा का मतलब उसको ऐसे रट्टा मारना है कि एक वर्ड तुम्हारा इधर से उधर नहीं होना चाहिए, जैसा तुमने अभी अपने सोशल के पेपर में स्कोर किया था। सोशल में भी तो ऐसे ही करते थे ना, वर्ड टू वर्ड रट्टा मारते थे, तो वैसे ही वर्ड टू वर्ड रट्टा अभी तुम्हें DO एंड F ब्लॉक का भी मारना है, ठीक है। तो आज का काम
ये मैंने जितने प्रवचन दिए हैं तुम चाहो तो नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो यू कैन जस्ट इग्नोर। हाँ, बट लूथर मेयर वाले को कर लेना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप रट्टा मारना शुरू कर दो एंड यू हैव टाइम पीरियड। किस चीज़ के लिए टाइम पीरियड है आप लोगों के पास? शीट अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि कल का दिन भी प्रवचन्स में ही जाएगा। कल के दिन भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के प्रवचन ही सुनेंगे। हो सकता है परसों का दिन भी प्रवचन सुने, अगर कल के दिन मेरे प्रवचन कंप्लीट नहीं हो पाए तो। फिर परसों के दिन से यानी कि आप लोगों का मे बी थर्सडे और मे बी फ्राइडे से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और वही इस पूरे चैप्टर की बैकबोन है, या फिर कह सकते हो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो फिर अभी के लिए हम लोग इस चीज़ को ओवर करते हैं।